तो इस तरह से बहुत सारी सिंबल्स हैं जिनकी मीनिंग्स हैं लॉजिकल लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे ये है ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ ए फॉल्स हो जाएगा, और अगर नेगेशन ऑफ ए ट्रू है तो इसका मतलब ए फॉल्स हो जाएगा। तो ये बहुत सारी हैं, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके इनको आप देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी सिंबल्स हैं। और मैं ऐसा करूंगा, इनके ऊपर एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है ना। क्योंकि इस डिस्कशन के अंदर अगर इन सिंबल्स में चले जाएंगे तो ये एक और तरह का सेशन बन जाएगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से ये सारी नोट कर लें, और इन पर मैं इंशाल्लाह एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि कोशिश करूंगा एक डिटेल्ड और अच्छी वीडियो हो इन सब के ऊपर। हम आगे चलते हैं इसी तरह डिस्कशन को लेकर। इसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे जो सवाल आते हैं हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग के। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना चीज़ों को, कि एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर एक ग्रुप होता है, फिर उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, फिर क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं और उनको किस तरह से हम देख कर एनालाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। इस तरह से सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, which of the followings could be true। यानी जो नीचे ऑप्शंस होंगे, मिसाल के तौर पर ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक ट्रू है तो बाकी सारे जो है वो किसी ना किसी कंडीशन को वायलेट कर रहे होंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर सी इसमें ट्रू है, मान लेते हैं ऐसे, तो इसका मतलब कि ए भी किसी ना किसी एटलीस्ट एक कंडीशन को वायलेट कर रहा होगा। पैसेज के बाद जो कंडीशंस आती हैं, या फिर पैसेज के अंदर किसी इंफॉर्मेशन से कंट्राडिक्ट कर रहा होगा, या एटलीस्ट कोई एक कंडीशन ये वायलेट कर रहा होगा, और बी भी कोई एक कंडीशन वायलेट कर रहा होगा, और डी भी कोई एक कंडीशन वायलेट कर रहा होगा। सी ऐसा ऑप्शन होगा जो कोई कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे क्योंकि ये किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा, तो ये इट इज ऑलवेज ट्रू। कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने की। मिसाल के तौर पर ए बी सी डी और ई, समझ लें कि ये ब्रदर्स हैं आपस में, ठीक है। इनके बारे में ये आपको पता है कि ये ब्रदर्स हैं, और इनके अंदर रिलेशंस ये है कि बी जो है वो सी से छोटा है, और सी जो है वो ई से छोटा है, ठीक है, और ई हमारा जो है वो डी से छोटा है। अब सवाल ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अगर ऑप्शन ये दिया जाए कि हमारा जो बी है वो ग्रेटर देन डी है, ऑप्शन ए है हमारे पास, और ऑप्शन बी है हमारे पास कि हमारा जो ई है वो बी से छोटा है, और ऑप्शन सी हमारे पास है हमारा जो ए है वो डी से बड़ा है, और ऑप्शन हमारे पास जो डी है मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि सी छोटा है डी से। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है। आई हैव गॉन बेसिकली फॉल्स की तरफ मैं चला गया हूँ, इट्स फाइन, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू। ये कह रहा है कि बी डी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बी सी से भी छोटा है, सी ई से ई डी से, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बी डी से छोटा होगा। तो ऑप्शन ए इसको वायलेट करता है। ई बी से छोटा है नहीं, यहाँ पर ई तो सी से भी बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ई बी से बड़ा है, छोटा नहीं हो सकता, ये भी वायलेट हो रही है। ये कह रहा है कि ए जो है वो डी से बड़ा है, हमें ए के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस कैन बी ट्रू, लेकिन ये सी क्या डी से छोटा है? नहीं, सी ग्रेटर देन डी लिखना चाहिए मुझे ऑप्शन वायलेट करने के लिए। अब सवाल है ये यहाँ पर है सी ग्रेटर देन डी। सी ग्रेटर देन डी नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा है, तो ये भी वायलेट करेगा, तो ये एक ही ऑप्शन आपके पास ट्रू रहेगा। तो इस तरह से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू का मतलब है कि नीचे वालों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इसका मतलब बाकी जो चार है, तो चार में से बाकी जो तीन है वो किसी ना किसी कंडीशन को वायलेट करते हैं, इसलिए वो ट्रू नहीं है। तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू हो सकता है, ठीक। सो वी गोना मूव टू नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। किस तरह का क्वेश्चन आता है? और दूसरा इस तरह से आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स
मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। ठीक, तो इसके लिए ये है कि एक तो बात पक्की है कि जो ऑप्शन है आपके पास उनमें से एक मस्ट ट्रू है, वन मस्ट बी ट्रू, एक ऑप्शन ट्रू है, यानी वो हमें श्योरिटी होगी किसी ना किसी कंडीशंस के तहत कि ये ठीक है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शंस ट्रू नहीं है, या तो वो क्लियरली फॉल्स होंगे या फिर वो पॉसिबल है कि फॉल्स हो सकते हैं, यानी जिसके पास में आपको 100% श्योरिटी है कि ये ट्रू है, इट डजंट वायलेट एनी कंडीशन, या फ्रॉम द कंडीशन यू आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, तो वो आपका, मिसाल के तौर पर उसी पीछे वाले सवाल की तरफ चलते हैं, ए बी सी डी ई, ये ब्रदर्स हैं और अब मेरे पास एक कंडीशन है कि बी सी से छोटा है और ई जो है वो डी से लेट से छोटा है, और फॉर एग्जांपल मैं एक और कंडीशन लिख लेता हूँ, ए जो है वो बी से छोटा है। चले और कंडीशन भी लिख लेते हैं, सी लेस देन ई की फॉर एग्जांपल। के तौर पर मेरे पास चार कंडीशन है जिस तरह से मैंने रखी है कि बी लेस देन है सी से, ए लेस देन है बी से, ई लेस देन डी, सी लेस देन ई। अब ऑप्शन ए है सी ग्रेटर देन डी, ये किसको वायलेट कर रहा है? देखें आप, सी ई से छोटा है और ई डी से छोटा है, तो इसका मतलब सी इन दोनों कंडीशंस में से सी डी से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि सी डी से बड़ा है, तो ये तो कंडीशन वायलेट होगी। अब इनमें से डेफिनेटली एक ट्रू आएगी, उसको हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन डी, अब यहां से ये पता चल रहा है ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सी ई से छोटा है और ई डी से छोटा है, तो इसका मतलब है ए को डी से छोटा होना चाहिए। दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स है, ये भी वायलेट कर रही है। ये आ रहा है बी इज लेस देन डी। हमारे पास ये कंडीशंस है ना कि ए लेस देन बी और फिर बी हमारा लेस देन सी है और सी लेस देन ई है, फिर ई लेस देन डी है, तो यहां से ये क्लियरली फॉलो कर रहा है कि सी लाजमी डी से छोटा हो और बी लाजमी जो है वो डी से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये पहले आ रहा है, बाकी सारे इससे बड़े, बी सब डी सब में से बड़ा है, तो ये फॉर श्योर हमें यहां से पता चल रहा है कि दिस इज ट्रू। ठीक है ना, बाकी ये भी वायलेट करेगी, आप देख सकते हैं। तो 100% जो इनमें से आपको मिले कि ये लाजमी ट्रू है, दैट इज गोइंग टू बी। इन ऑप्शंस में कुछ ऐसा ऑप्शन भी हो सकता था जिसके बारे में आपको शायद पता ना होता कि ये ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स हो भी सकता है, तो उसको भी आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे भी सवाल आ सकता है कि which of the followings can't be true, can't be true, यानी अब आपने वो एक ऑप्शन ढूंढना है जो किसी एक कंडीशन को वायलेट कर रहा है, बस खत्म बात। एक ही कांट ट्रू है ना, यानी एक ऑप्शन ऐसा है जैसा जो फॉल्स है, वन ऑप्शन इज श्योरली फॉल्स, यानी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि लाजमी फॉल्स है। अब वो जो श्योरली फॉल्स है, जो कि ट्रू हो ही नहीं सकता, तो वो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो ए बी सी डी में से जो किसी एक कंडीशन को वायलेट करता है, क्योंकि किसी एक कंडीशन को जो ऑप्शन वायलेट करेगा वो फॉल्स हो जाएगा, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं। अब वो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा इन सब में से कि ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर समथिंग, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, यानी इस तरह के सवाल होंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज लिस्ट करेंगे, ठीक है ना, जो कि कंट्राडिक्ट नहीं करती हमारी कंडीशन से। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुमला है कि ए बी सी ब्रदर्स हैं, ठीक है ना, तो अब मुझे ये दिया जा रहा है कि बी इज लेस देन सी। अब ये तो मुझे पता है, ठीक है ना, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, बाकी ए के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी जो कि पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, यानी ए के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ए लेस देन बी है और लेस देन सी यहाँ पर आ सकता है। हो सकता है ए बी से बड़ा हो लेकिन सी से छोटा हो, या हो सकता है ये ए जो है ये इन तीनों से बड़ा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों से बड़ा, सॉरी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि आपका सी छोटा हो जाए ए से और ए छोटा हो जाए बी से, ये इसको कंट्राडिक्ट करेगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बाकी इंफॉर्मेशन के अंदर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना। अब ट्रिक्स क्या है इस तरह के सवालों को टैकल करने के लिए? एक तो सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि एलिमिनेट करें चॉइसेस,
चॉइसेस को एलिमिनेट करें कि जैसे ए बी सी डी ऑप्शन है ना, तो आप देखते जाए वन बाय वन कि कौन सी चॉइस जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है कंडीशन को, उसको बस निकालते जाए। ए बी सी डी मिसाल के तौर पर 4 ऑप्शन है। अब आप जब इनमें से कोई राइट आंसर चूज कर रहे हैं तो आप देखें कौन सा आंसर कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसको निकालते जाए। जो कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो बच जाए, उसको मिसाल के तौर पर आप एज अ राइट आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडीशंस को नॉट ओनली don't just study, don't just read conditions को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि ये भी देखें, don't just read conditions, focus on what they imply, focus on what they imply, also focus on what they imply। ठीक है, अब जस्ट कंडीशंस को पढ़े ना, मेरे कहने का मतलब ये है आप उन कंडीशंस से ये भी देखें कि ये और क्या क्या चीजें इंप्लाई करती हैं। हम एक एग्जांपल कर रहे थे लास्ट टाइम नहीं, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ तो इस वजह से आई एम सेइंग लास्ट टाइम, आई हैव कंटिन्यूड द वीडियो बट लाइक ओके। सो एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, एथलीट्स वाला एग्जांपल था। अब एथलीट्स के अंदर ये था कि कंडीशन ये थी कि हमारे पास टोटल कितने एथलीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 FGHIJKL। पहली कंडीशन ये कह रही है कि कोई भी एथलीट दूसरे मतलब जो भी दो आप पिक करेंगे उनका वेट आपस बराबर नहीं होगा, या सारों का वेट मुख्तलिफ है, यानी F का वेट G से मुख्तलिफ है, G का H से मुख्तलिफ है, H का I से मुख्तलिफ है, I का J से मुख्तलिफ है, J का K से मुख्तलिफ है और K का L से मुख्तलिफ है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है K is heavier than L। अब इसका मतलब है कि L से बड़ा है K, लेकिन वो छोटा है H से, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन कह रही है I जो है वो J से बड़ा है, I is greater than J। अब चौथी कंडीशन मेरे पास जो है ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये फोर्थ कंडीशन मुझे कह रही है कि F और G दोनों H से बड़ा है, F भी बड़ा है H से और G भी बड़ा है H से। अब ये जो सेकंड कंडीशन है ना, अब इनमें से इंप्लीकेशंस क्या क्या आ रही है। अगर मान लें एक पॉसिबिलिटी है जिसमें आपका F जो है, F तो H से बड़ा है, G भी H से बड़ा है, तो यहां से मुझे इन दोनों कंडीशंस को 1 और 2 और 4 को मिलाऊं तो L K से छोटा है और K H से छोटा है। अब H के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये F से छोटा होगा या फिर नहीं, दोनों F G से भी छोटा है और H से भी छोटा है। तो एक तो ये सीक्वेंस बन सकती है और ये भी बन सकती है मेरे पास के L लेस देन K लेस देन H लेस देन G। तो इस तरह से ये इंप्लीकेशन मुझे पता चल रही है। अब मुझे अगर अज्यूम कर लें कि मेरा I जो है वो L से छोटा है, अज्यूम कर लें I is you know L से छोटा है, I L से छोटा है, सपोज कर लेते हैं, अगर कोई कंडीशन मिल जाए सवाल करते हुए। तो अब एक चीज यहां से मुझे मेरे पास ऑलरेडी है कि I J से भी छोटा बड़ा है, तो ये भी बन जाएगी मेरे पास इस तरह से। तो ये एडिशनल इंप्लीकेशन है जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है ना। यानी मैंने 2 और 4 को कंबाइन किया तो इसका मतलब है कि L K से छोटा था कि H से। अब H के लिए H जो है वो F से भी छोटा है, तो या तो ये वाली सीक्वेंस इस तरह से बन सकती है और ये इस तरह से बन सकती है। अब क्योंकि F और G के दरमियान मेरे पास रिलेशन नहीं है, अगर आ जाता तो शायद एक ही सीक्वेंस के अंदर मैं इसको अच्छे से बना भी लेता। तो ये इंप्लीकेशंस है, ठीक है ना। तो एक और चीज कि अगर F का वेट 50 kg है तो आई एम श्योर कि H का वेट 50 kg नहीं हो सकता। ये इंप्लीकेशन मैं अपनी तरफ से बना सकता हूँ क्योंकि इन सारों का वेट मुख्तलिफ है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। ये इंप्लीकेशन है जो कि हम कंडीशंस में से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप टेबल्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं और लिस्ट बनाएं, पिक्चर्स बनाएं। मिसाल के तौर पर एक सवाल है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो वहां पर बेहतर होगा कि आप ये बना लें, डायरेक्शन जहां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, जिस तरह से आप बनाते हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो आप इस तरह से बना लें। नाउ वी विल start working on example।